दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपके लिए लाई हूँ यूपीएससी के पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार निर्धारित किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वो अनुच्छेद 162। कौन सा? 162 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो एग्जीक्यूटिव पावर है के विस्तार को निर्धारित किया गया है। जो इस अनुच्छेद के अनुसार हम बात कर सकते हैं, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होता है जिस पर उस राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। इसमें इसके मुख्य प्रावधान क्या हो सकते हैं? विधायी शक्ति के समवर्ती राज्य सरकार उन्हीं मुद्दों पर निर्णय ले सकती है या शासन चला सकती है जिन पर वह कानून बना सकती है, जैसे राज्य सूची के विषय या फिर समवर्ती सूची का अपवाद। यदि कोई विषय समवर्ती सूची में है तो राज्य शक्ति वहाँ सीमित हो जाती है जहाँ संसद ने पहले ही कोई विशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार या उसके अधिकारियों को दे रखी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो वो है आपका विवाह एवं तलाक। कौन सा? विवाह एवं तलाक विषय जो है वो आपका समवर्ती सूची में शामिल है। ये 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में, कौन से? 7वीं अनुसूची। समवर्ती सूची में भी कौन सा? 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में प्रविष्ट 5 के तहत इसे रखा गया है। जो एंट्री 5 है उसके तहत इसे रखा गया है। इसका मतलब यह है कि इस विषय पर केंद्र, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में शामिल होने का प्रभाव क्या होता है? संसद की शक्ति। केंद्र सरकार ने इसके तहत कई महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954, मुस्लिम विवाह अधिनियम 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30। कितनी? 30। और 21 अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 84B अनुच्छेद 84 के में संसद के सदस्य के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया है कि अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है या फिर विधानसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी आयु न्यूनतम आयु 30 होनी चाहिए। अगर आपको लोकसभा जो निम्न सदन होता है उसका अगर सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम होनी चाहिए 25 वर्ष। और अगर आपको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की पदवी के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और कौन कौन बन सकता है राज्यसभा का सदस्य? वह भारत का नागरिक हो, वह किसी लाभ के पद, जैसे आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर नहीं होना चाहिए, वह मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के किस भाग में राजनीति के निदेशक तत्व वर्णित हैं? किस भाग में है राजनीति के निदेशक तत्व? वो है आपका भाग 4 में। कौन सा? भाग 4 में राजनीति के निदेशक तत्व वर्णित है। इनका वर्णन जो किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक दिया गया है। ये तत्व किसी भी सरकार के लिए नीति निर्माण और कानून बनाते समय मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं। अनुच्छेद 39A में क्या है आपका? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में है बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान। और अनुच्छेद 51 में आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, त्रिशंकु संसद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्तियों में शामिल है? किसमें? तो वो आपका त्रिशंकु संसद। कौन सा? त्रिशंकु संसद। त्रिशंकु संसद की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों का प्रमुख हिस्सा है। तब चुनाव के बाद ऐसी स्थिति बनती है कि कोई भी पक्ष 272 सीटों तक नहीं पहुंच पाता तो राष्ट्रपति अपना निर्णय ले सकते हैं। सबसे पहले वो गठबंधन की
नेता को बुलाते हैं। चुनाव से पहले बने गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना। सबसे बड़े एकल दल के नेता को बुलाना, यदि गठबंधन स्पष्ट न हो तो सबसे बड़े पार्टी के नेता को दावा पेश करने का मौका देते हैं। उसके बाद चुनाव के बाद बने गठबंधन यदि दल मिलकर बहुमत साबित करने का भरोसा दिलाएं। राष्ट्रपति अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते समय केवल यह देखता है कि कौन सा व्यक्ति एक स्थिर सरकार दे सकता है। इस संदर्भ में सरकारिया आयोग ने कुछ दिशा निर्देश भी दिए थे ताकि राष्ट्रपति का निर्णय निष्पक्ष हो। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के अलावा राष्ट्रपति के पास कुछ और शक्तियाँ भी हैं, जैसे विवेकशील शक्तियाँ भी हैं, जैसे कौन सा आपका मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है राष्ट्रपति, लोकसभा को भंग कर सकता है, और पॉकेट वीटो, ये क्या है, किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रोक भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो वो दिया गया भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1992। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था ये? 73वां, 73वां, जो हुआ था आपका 1992 में, के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह संशोधन भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। क्या विशेषताएं थी इस संविधान संशोधन की? नया भाग और अनुसूची। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। कौन सा भाग 9 जोड़ा गया? और एक नई 11वीं अनुसूची शामिल की गई। कौन सी? 11वीं अनुसूची शामिल की गई। अब इस 11वीं अनुसूची में था क्या? 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य क्षेत्र के भीतर 29 विषय रखे गए। 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए? 29। कौन कौन से? जैसे कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, प्राथमिक शिक्षा हो गया। इसने ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर एक समान त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया। इसमें क्या क्या इसमें महिलाओं के लिए 1/3, कितनी? 1/3, 33% सीटें आरक्षित की गई। साथ ही अनुसूचित जाति, SC और ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का भी प्रावधान है। कौन से? 73वें अनुच्छेद में, 73वें संशोधन अधिनियम के तहत, जो हुआ था आपका 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए आवश्यक बहुमत क्या है? क्या है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत क्या है? तो वह है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। क्या है? उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से 50% +1 सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वोट देते हैं तो प्रस्ताव पारित माना जाता है। कि अगर एक ने भी फालतू वोट दे दिया तो प्रस्ताव पारित माना जाता है। क्या है यह विश्वास प्रस्ताव और क्या है इसकी प्रक्रिया और क्या होगा इसका प्रभाव, वो जान लेते हैं। अनुच्छेद 75, इसका ये कहाँ पे है? ये कौन सा अनुच्छेद में? ये आपका अनुच्छेद 75 में है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुच्छेद 75 और भाग 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा की प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब यह है कि सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। अगर लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तो सरकार नहीं रहेगी। न्यूनतम समर्थन, इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। कितने का? 50 सदस्यों का। इसका उल्लेख संविधान में नहीं बल्कि लोकसभा के नियम 198 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पद भारत में संविधान द्वारा नहीं संसद के कानून द्वारा स्थापित किया गया है? कौन सा है निम्नलिखित में से जो संवैधानिक पद है वो भारत में संविधान द्वारा नहीं बल्कि संसद के कानून द्वारा स्थापित किया गया? तो वह आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग। कौन सा? केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है मूल रूप से न संवैधानिक निकाय था और ना ही वैधानिक निकाय था। यहाँ इसकी स्थापना कैसे की गई मैं आपको बताती हूँ। इसकी स्थापना की गई आपकी 1964 में। कब? फरवरी 1964 में की गई इसकी स्थापना केंद्रीय सतर्कता आयोग की।
इसकी सिफारिश संथानम समिति 1962-64 ने भ्रष्टाचार रोकने के सुझाव के रूप में की थी कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए इसकी स्थापना की जाए। इसकी सिफारिश की थी संथानम समिति ने। लंबे समय तक यह न केवल एक सलाहकार निकाय बना रहा, बाद में विनीत नारायण बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद संसद ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 पारित किया। इस कानून के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। कौन सा वैधानिक दर्जा कब हुआ? 2003 में, जब केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया गया। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है? ये आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। इसमें केवल एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त सदस्य होते हैं। मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम 2 इसमें अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं। एक इसमें अध्यक्ष होता है और 2 इसमें 2 सतर्कता आयुक्त सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और 2 आपके गृह मंत्री और उसके अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान की मूल संरचना से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो संविधान की मूल संरचना से संबंधित है? तो वह आपका संसद संविधान संशोधन द्वारा इसे नष्ट नहीं कर सकती। संसद जो है संविधान संशोधन द्वारा इसे नष्ट नहीं कर सकती। जो संविधान की मूल संरचना है किस सिद्धांत संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में के ऐतिहासिक मामले में यह व्यवस्था दी थी कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन वह संविधान के उन स्तंभों या बुनियादी स्तंभों को नष्ट नहीं कर सकती, ना ही उन्हें कमजोर कर सकते जिस पर हमारा संविधान टिका हुआ है। यह सिद्धांत एक तरह की लक्ष्मण रेखा है जिसे संसद पार नहीं कर सकती। इसका मुख्य उद्देश्य संविधान की आत्मा और उसके मूल दर्शन को सत्ताधारी दल की मनमानी से बचाना है। इसकी क्या मुख्य विशेषता है? संसद की सीमा, न्यायिक समीक्षा और अपरिभाषित। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में एक बार किया जाता है? कितने वर्षों में किया जाता है एक बार? वो आपका 5 वर्षों में। कब? 5 वर्षों में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का जो गठन है 5 वर्ष में एक बार किया जाता है। और यदि राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसे 5 वर्ष से पहले भी उसे गठित कर सकता है, अगर राष्ट्रपति की इच्छा है। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग एक संवैधानिक और अर्ध न्यायिक निकाय है जिसका मुख्य कार्य है आपका केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे की रूपरेखा तैयार करना होता है। इसके क्या कार्य होते हैं वित्त आयोग के? करों का बंटवारा, सहायता, अनुदान और पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराना। अब आपका 16वां वित्त आयोग गठित हो चुका है जिसके अध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर अरविंद पनघड़िया। कौन? डॉक्टर अरविंद पनघड़िया हैं आपका 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली यह 5 साल की अवधि के लिए लागू होगी। कब होगी? 5 लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? कौन सा अनुच्छेद में है राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान? तो वह आपका 352। कौन सा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? यह राष्ट्रपति को क्या देता है? यह राष्ट्रपति को असाधारण शक्ति देता है जिसके तहत वे पूरे भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा होने पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यदि राष्ट्रपति को लगे कि भारत या किसी हिस्से में आपातकाल की परेशानी आ सकती है, खतरा हो सकता है, तो उसे सुरक्षा प्रदान कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपातकाल के आधार कौन से मतलब किन स्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है? अगर युद्ध का खतरा हो, बाह्य आक्रमण हो कि कोई देश या कोई राज्य आक्रमण करने वाला है, या सशस्त्र विद्रोह। मूल संविधान में जहां आंतरिक शब्द अशांति शब्द था, लेकिन 24 संशोधन द्वारा इसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके। अगर भारत में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। कब कब? 1962 में जब चीन का युद्ध हुआ था बाह्य आक्रमण के आधार पर कि चीन हमसे युद्ध करना है, 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। उसके अलावा 1971 में भी जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। उसके अलावा 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, आंतरिक अशांति के आधार पर यह सबसे विवादास्पद रहा कि सबसे आपकी विवाद की स्थिति रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा
न्यायालय संविधान का संरक्षक कहलाता है? कौन सा न्यायालय जो संविधान का संरक्षक कहलाता है? वह आपका सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है भारतीय संविधान का संरक्षक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि संविधान का अंतिम व्याख्याकार, संविधान की किसी भी धारा या प्रावधान का अर्थ स्पष्ट करने का अंतिम अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास ही होता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, अनुच्छेद 13 के तहत यदि संसद या राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो संविधान के प्रावधानों या मूल संरचना का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित रखकर रद्द कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किसकी? संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा मुख्यतः किससे संबंधित है? तो वह आपके संबंधित है संविधान की भावना का पालन। किससे? संविधान की भावना का पालन। तो संवैधानिक नैतिकता है का मूल अर्थ केवल संविधान के लिखे हुए शब्दों का पालन करना नहीं बल्कि उसकी अंतर्निहित भावना के प्रति निष्ठा रखना भी होता है। संवैधानिक जो नैतिकता है वो सुनिश्चित करती है कि भारत शासन और समाज का व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप हो। इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? आपका विविधता का सम्मान करना, संस्थागत निष्ठा और कानून का शासन करना, उसके अलावा अहिंसक विरोध और संवाद। जो संवैधानिक नैतिकता कोई प्राकृतिक भावना नहीं है, इसे विकसित करना पड़ता है, ये कहा था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्यपाल को विधेयक आरक्षित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? किसको? राज्यपाल को विधेयक आरक्षित करने की शक्ति, वो है अनुच्छेद आपके 200 में। कौन से? 200 में। जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के पास जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के पास उसकी सहमति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास कौन कौन से विकल्प होते हैं? विधेयक पर अपनी सहमति दे देना, विधेयक पर अपनी सहमति सुरक्षित रख लेना, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना या फिर विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कौन सी एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो वह आपका ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन से। यद्यपि भारत एक संघीय राष्ट्र है जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, फिर भी भारतीय संविधान ने अमेरिका के बजाय ब्रिटेन की एकल नागरिकता प्रणाली को अपनाया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना। एकल नागरिकता का क्या अर्थ होता है कि एक ही पहचान है हमारी कि हम केवल भारतीय ही हैं, हम ना महाराष्ट्र से हैं ना उत्तर प्रदेश से हैं, हम केवल भारतीय हैं। नागरिक चाहे किसी भी राज्य में पैदा हुआ हो उसे पूरे देश में समान अधिकार और अवसर प्राप्त होते हैं, उसके समान कर्तव्य हैं पूरे देश के लिए। और इसके अलावा और क्या क्या लिया गया है ब्रिटेन से? हम ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख लिए गए हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चंस पॉलिटी के। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, यूज़फुल लगे होंगे अपने एग्जाम्स के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन नोट्स चाहिए पॉलिटी के, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी के, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए।